बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुश आमदीद। पिछले प्रोग्राम्स में हमने डायबिटीज़ के बारे में बहुत बात की है और शुगर का ताल्लुक न्यूरोलॉजी से, जहां हमने डॉक्टर से बात की, न्यूरोलॉजिस्ट से, उन्होंने बताया कि शुगर से फालिज होने के बहुत अंदेशा होता है। इसी तरह हमारे जो मेहमान कार्डियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने बताया कि शुगर अगर ज़्यादा रहे तो दिल का अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि जिगर, मैदे और आंतों पे क्या असर होता है शुगर का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मरीज़ हम देख रहे हैं कि आंतों, जिगर और मैदे उस पे असर लेके आते हैं और बहुत मसला होता है अगर शुगर कंट्रोल ना की जाए। हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर मसूद तरीन, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल कोयटा में। और डॉक्टर मसूद तरीन जो है वो लियाकत नेशनल के ट्रेंड हैं। आपने FCPS गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी किया है और हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हमने साथ फेलोशिप रेजिडेंसी की और काफ़ी अरसे तक एक साथ काम किया। तो डॉक्टर मसूद तरीन से आज हम तफसील से बात करेंगे कि जिगर, मैदे, आंतों पे शुगर क्या क्या असर होता है। तो डॉक्टर मसूद तरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू डॉक्टर शाहिद, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई की कि मैं आपके शो में शरीक हो सकूं। जैसे आपने बताया, हमने काफ़ी टाइम साथ काम किया और आप मेरे मेंटोर रहे हैं। मैंने जो एंडोक्राइन की रोटेशन थी वो आपसे ही सीखी और अब भी आप मेरे आइडियल ही हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर मसूद, जैसे इंट्रो में मैंने बात की, शुगर का मर्ज़ तो फैल रहा है और पाकिस्तान में हर दूसरा मरीज़ शुगर का है। आपके प्रैक्टिस में भी ऐसा ही होता है कि शुगर के मरीज़ जब आते हैं तो मैदे, आंतों के किन मसाइल के साथ आ सकते हैं ये आपके? अच्छा डॉक्टर शाहिद, शुगर के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। कहा जाता है कि डायबिटीज़ इज़ अ मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़, तमाम बीमारियों की ये माँ है। तो जैसे आपने बताया, ये कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। तो हमारे पास गैस्ट्रो OPD में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो डायबिटिक होते हैं, लेकिन उनका स्टमक अपसेट, इंटेस्टाइन का और लिवर इश्यूज़ उनके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बात की जाए तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ जो डायबिटिक पेशेंट्स में होते हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट गैस्ट्रोपैरेसिस होता है। गैस्ट्रोपैरेसिस का मतलब ये है कि आपका निज़ाम हाज़मा या हाज़मे का निज़ाम प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता उस खुराक को जो आप खाते हैं। इसके बाद दूसरे लेवल पे जो प्रेवलेंस आती है, जो इंसिडेंस है डिज़ीज़ की, वो पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ यानी मैदे के अल्सर, ये वाले पेशेंट्स आते हैं। और तीसरे पे डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी पेशेंट गैस की शिकायत के साथ आते हैं। और चौथे लेवल पे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार कड़वा पानी या मैदे में जलन, तेज़ाबियत या रात को एकदम कड़वा पानी मुंह में आता है, इसके साथ उठते हैं। तो ये 4-5 डिजीज़ बहुत ही कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो डॉक्टर मसूद, पहले हम गैस्ट्रोपैरेसिस की बात कर लें। ये क्या बीमारी होती है? गैस्ट्रोपैरेसिस नॉर्मली अल्लाह पाक ने हमारे स्टमक को ऐसे बनाया है कि जब भी आप फूड खाते हैं तो उसके बाद एक स्पेसिफिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है स्टमक की। जैसे कि पेस मेकर होता है, कार्डियक पेस मेकर हमने सुना होता है, वो कार्डियक रिदम को इनिशिएट करता है। सेम इसी तरह माइग्रेटिंग मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे अगर आसान अल्फाज में कहा जाए स्टमक की मोटिलिटी शुरू हो जाती है। ये स्पाइक्स आती हैं ग्राइंडिंग और कंट्रैक्शन के। तो ये नॉर्मली बड़े अच्छे, अगर आप यंग एज के हैं और आप फिट हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इसकी मोटिलिटी बड़ी अच्छी चलती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में होता यह है कि आपकी स्टमक की मोटिलिटी कम हो जाती है। जब स्टमक की मोटिलिटी कम होती है तो फूड वहाँ पड़ा रहता है। जो फूड वहाँ पड़ा रहता है उसकी डाइजेशन जब शुरू हो जाती है, तो जैसे कि हमें पता है कि फूड ब्रेकडाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो डिफरेंट वो होते हैं। तो ये चीज़ें जब ज़्यादा देर तक पड़ी रहें, इसके बाद इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मरीज़ अमूमन हमें ये बताते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें भूख नहीं लगती, खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें उल्टी मतली की शिकायत रहती है और बाज़ औक़ात पेट में दर्द की शिकायत भी रहती है। इसकी क्या वजह है?
क्यों होता है ये? इसमें इशू ये होता है कि जो आपके माइग्रेटिंग मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस हैं उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट्स में स्टमक जो HCl प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और तीसरा, जैसे आपने बताया कि न्यूरोलॉजिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी जब भी होगी वो आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या जो मूवमेंट है, ग्राइंडिंग, कंट्रैक्शन, चर्निंग मूवमेंट जिनको कहा जाता है, वो मूवमेंट स्लो डाउन हो जाते हैं। तो जब वो स्लो डाउन हो जाते हैं, फूड पड़ा रहेगा, जब फूड नीचे की तरफ नहीं आएगा तो उस फूड के ब्रेक डाउन के जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो एक पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ साथ ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर मसूद, यूजुअली डायबिटिक मरीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ होते हैं, टाइप 1 बहुत कम होते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ मोटापे का बहुत ताल्लुक़ है, तो इसका मोटापे का और गैस्ट्रोपेरेसिस का क्या ताल्लुक़ है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसमें ये बताया जाता है कि टाइप 2 में जो गैस्ट्रोपेरेसिस की इंसिडेंस है वो 5 to 12% है। ठीक है। और जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ में इसकी इंसिडेंस 25 से 40% तक होती है। सही। जब भी आप डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ओबीज होते हैं, तो उसमें ये होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, सही। आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। जब आपके जिस्म में फैट्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो एक तो फैटी लीवर शुरू हो जाता है सही। और दूसरा जो आपकी स्टमक की जो मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती हैं। ठीक है। नॉर्मल जो मूवमेंट्स होती हैं वो 3 स्पाइक्स पर मिनट जनरेट होती हैं, अच्छा। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये स्पाइक्स की मूवमेंट कम हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो माइग्रेटिंग मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स या ग्राइंडिंग एंड चर्निंग मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शंस, ये तीनों मूवमेंट्स भी स्लो हो जाते हैं। तो एट द सेम टाइम जैसे कि यानी ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, मोटापा ज़्यादा है, डायबिटीज़ ज़्यादा है। ऐसे ही अगर मोटापा ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद आपका फैटी लीवर शुरू हो जाता है। सही। अब फैटी लीवर के फिर 4 स्टेजेस होते हैं, सही। ग्रेड 1, 2, 3, 4। सही। फैटी लीवर जितना आप आगे जाते जाएंगे तो नैश हो जाता है। सही। और नैश एक लीडिंग कॉज है सिरोसिस की वेस्टर्न पॉपुलेशन में। सही। अल्कोहल के बाद, अल्कोहल से भी पहले नंबर, क्योंकि वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। ठीक है। अब बदकिस्मती से यही चीज़ें हमारे माशरे में भी बहुत ज़्यादा, जो हमारे यंग जनरेशन है, टीन्स हैं, वो ये जो जंक फूड्स हैं ज़्यादा खाते हैं। सही। तो ये आगे आपको लेके चलता है नैश फिर आपके लिवर सिरोसिस की तरफ लेके जाता है। सही। वो फिर एक अलग पूरा आपका लिवर जब सिरोस हो जाए तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है। ये अगर डायबिटीज़ आप कंट्रोल कर लेते हैं प्रॉपर, तो आपकी ये चीज़ें जितने भी गैस्ट्रिक मूवमेंट्स हैं या गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो डॉक्टर मसूद, अगर वज़न कम करें तो गैस्ट्रोपेरेसिस के चांसेस कम हो सकते हैं? गैस्ट्रोपेरेसिस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, जो बेसिक नॉलेज हम किसी भी पेशेंट को देते हैं वो ये है कि आप अपनी डाइट मॉडिफाई करें, आप एक्सरसाइज करें। डाइट मॉडिफिकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसमें क्या करना चाहिए? हम उसमें 5 चीज़ें बताते हैं पेशेंट को। यू शैल कट ऑफ द फूड देट आर हैविंग इनसॉल्यूबल फाइबर्स। बहुत ज़्यादा अगर इनसॉल्यूबल फाइबर्स, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो सारी खुराक जैसे कि इनसॉल्यूबल फाइबर जिनमें ज़्यादा हो, जैसे कि कुछ सर्टेन फ्रूट्स वगैरह हैं, उससे भी मूवमेंट पे असर पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो फ्रूट्स में ये बताते हैं ग्रीन लीव्स और वेजिटेबल्स वगैरह। बाकी हम एडवाइस करते हैं कि ग्रीन लीव्स एंड वेजिटेबल्स आप ज़्यादा खाएं, लेकिन जो गैस्ट्रोपेरेसिस वाले हैं उनमें हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इसके अलावा हम फैटी फूड्स जैसे चीज़ वगैरह हो गए, फ्राइड आइटम्स हो गए, बर्गर्स हो गए, इन चीज़ों को भी हम अवॉइड करने का कहते हैं। इसके साथ साथ इंक्रीज़ इनटेक ऑफ वाटर का कहा जाता है। एक तो हाइड्रेशन आपकी बेहतर हो जाती है और दूसरा जब आप पानी लेते हैं तो जो HCl की सिक्रीशन होती है वो थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाती है। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाती है तो आपकी स्टमक मूवमेंट थोड़ा सा बेहतर काम करती है और HCl की वजह से जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं या मैदे के अल्सर्स बनते हैं वो कम हो जाते हैं। और चौथी चीज़ जो हम किसी भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो वॉक है, ब्रिस्क वॉक या रेगुलर वॉक 15 to 30 मिनट्स। तो ये हम एडवाइस करते हैं किसी भी पेशेंट को गैस्ट्रोपेरेसिस के लिए। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गैस्ट्रोपेरेसिस में हम उस वक्त लेबल करते हैं, पहले हम सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर लेते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल है नहीं है, इसके बाद कोई अंडरलाइंग मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रोपेरेसिस का मतलब ही यही है, अगर हम कहा जाए डिलेड GI इम्पेटिंग
इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा। तो उसके लिए कुछ वर्कअप होता है, हम थायराइड वगैरह भी देखते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। सीबीसी करते हैं और उसके बाद अपर जीआई एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड वगैरह, फिर हम फर्दर चलते रहते हैं, टेस्ट करवाते रहते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट को अगर टेस्ट ना कराएं और वैसे पता करना चाहें कि गैस्ट्रोपेरेसिस है तो वैसे पता नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रा मुश्किल होते हैं टेस्ट। ऑलरेडी डायबिटिक मरीज़ बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, और जब आप एंडोस्कोपी की बात करते हैं तो आधे मरीज़ तो डर जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बड़ी अच्छी बात बताई। मैं चूँकि बलूचिस्तान से हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं पेशेंट को। दे आर हैविंग सीवियर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, और मैं वीकली ओपीडी हरनाई में करता हूँ, मेरा होम टाउन है। तो वहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अफोर्डेबल पेशेंट्स हो या बुकिश अगर हम चला जाएं। हम सिंपल देख लेते हैं पेशेंट्स जो सिम्टम्स बताते हैं और डायबिटीज़ का सिर्फ एक रैंडम शुगर करते हैं अगर पुअरली कंट्रोल्ड हो। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें 60 to 70% आइडिया हो जाता है। मसलन नौजिया के साथ, मतली के साथ, वोमिटिंग उल्टी के साथ, खाने के बाद पेट का भर जाना, और इसके साथ साथ गैस की शिकायत। अब 4 डिजीज़ हैं, वो सारे डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। गैस्ट्रोपेरेसिस, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, इन सब की थोड़ी सी ऊपर नीचे सिम्टम्स आलमोस्ट सेम ही होती हैं, और इनकी ट्रीटमेंट भी आलमोस्ट यही होती है। हम पहले तो डाइट मॉडिफाई, फिर शुगर कंट्रोल करने का, उसके बाद हम पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी वो एजेंट्स जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करें वो देते हैं। साथ में हम वो मेडिसिन देते हैं जो प्रोकाइनेटिक्स होते हैं, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाते हैं, तो इससे पेशेंट को आराम आता है। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपकी ये मेडिसिन ज़्यादा अरसे तक काम नहीं कर। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आपको शुगर कंट्रोल करें तो सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप शुगर कंट्रोल कर भी देते हैं, आप गैस्ट्रिक प्रोकाइनेटिक एजेंट्स कुछ अरसे के लिए नहीं लेते, तो इससे होता यह है कि आपको मेल नोरिशमेंट स्टार्ट हो जाती है, डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप खाना तो खा नहीं सकते। जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी शुगर भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहेगा, और इसके साथ साथ आपके जो कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटिक रिलेटेड वो भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, आपने लिवर के बारे में, जिगर के बारे में बताया, और बताया कि चर्बी आ जाती है, और आपने नैश की बात की। सो ये ज़रा आप तफसील से बताएं कि क्योंकि हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी, सी ये कॉमन ज़्यादा हैं, इस तरफ तवज्जो कम दी जाती है कि भाई सिरोसिस इस वजह से भी हो सकता है, और शुगर के मरीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं फैटी लिवर। इस बारे में बताएं ज़रा। अच्छा देखिए, हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो फैटी लिवर के साथ, ऑलमोस्ट सबका फैटी लिवर है। आप अपना फैटी लिवर घर पे ही चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल अपना बीएमआई देख लें। बीएमआई में क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट, वो भी नहीं है तो ऐप पे जाके सिंपल बीएमआई लिख लें, आपका बीएमआई आ जाएगा। अगर 18.4 से 24.5 तक होता है तो ये आपका नॉर्मल बीएमआई है। उसके बाद स्टेज 1, 2, 3, 25 से 29, ये स्टेज 1, 29 से ऑनवर्ड स्टेज 2, उससे ऑनवर्ड्स ओबीज में आ जाता है। अगर फैटी लिवर हो, स्टेज 1 पे हो आपका बीएमआई, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ क्वेक्स होते हैं या कुछ लोग जो फ़ायदा लेना चाहते हैं कि भाई आपका फैटी लिवर हो गया, ये तो बड़ा मसला है, तो स्टेज 1 पे आपको सिर्फ एहतियात करनी है, डाइट मॉडिफाई करें, एक्सरसाइज करें, फ्राइड फूड और जंक फूड छोड़ दें। लेकिन नैश की प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी जो गाइडलाइंस आती हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बुक्स वगैरह आती हैं, पहले हेपेटाइटिस बी, सी पे फोकस किया जाता था। गाइडलाइंस गोरे बनाते हैं और हमारे पाकिस्तानी जो इंटेलेक्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अब हेपेटाइटिस बी की प्रेवलेंस नहीं रही लिवर सिरोसिस में, नैश ने ओवरकम कर लिया है। अब नैश के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। अब होता यह है कि नैश वाले पेशेंट अगर स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 में हो तो वो लिवर सिरोसिस की तरफ चले जाते हैं, और एक दफ़ा जब लिवर काम करना छोड़ देता है तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
तो और वो रिवर्सिबल नहीं होती वो कॉम्प्लिकेशंस, और लीवर वापस अपनी जगह नहीं आ सकता। डॉक्टर मसूद, क्या पतले लोगों में भी फैटी लिवर हो सकता है? तो डॉक्टर मसूद ये बताएं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस फैटी लिवर की क्या हो सकती हैं? अच्छा देखिए, अगर फैटी लीवर कन्वर्ट हो जाए सिरोटिक लीवर में, सिरोटिक लीवर का मतलब ये है कि आपका लीवर श्रंकन हो जाता है। ठीक है। और जब लीवर श्रंकन हो जाता है, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या अल्कोहल की वजह से हो सकती हैं। मसलन आपके लीवर एंजाइम जो पैरामीटर्स हैं वो डीरेंज हो जाते हैं। इसके बाद आपके असाइटिस, खुदा न खास्ता पेट में पानी आ जाता है। गनुदगी, बेहोशी जिसको इनकेफ कहा जाता है वो हो सकता है। इसोफेजल वेराइसिस यानी यहाँ पे शरियानें सूज जाती हैं वो हो सकता है। इसके साथ साथ आपको जॉइंडस यानी यरकान, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो नेश वाले पेशेंट्स, इस पे आप बेहतर बता सकेंगे, उनमें जो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ये पैरामीटर्स भी बहुत ज़्यादा डीरेंज हो जाते हैं। तो डॉक्टर मसूद, अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, बाकी चीज़ें, वज़न कम किया जाए तो ये रिवर्स हो जाता है क्या? बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, लेकिन अगर आप सिरोटिक स्टेज पे नहीं हो, आप क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में हो, स्टेज 2, स्टेज 3 में हो, तो ये रिवर्सिबिलिटी हो सकती है। अल्कोहल लिवर डिजीज़ या नैश की वजह से अगर सिरोटिक 75% से कम हो, 60% से कम हो, तो रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इवन अगर आप अल्कोहल क्विट कर दें तो आपका सिरोटिक लिवर वापस चेंजेस शुरू हो जाते हैं। आल्दो आप उस तरह से नहीं होते जैसे हेल्दी लीवर है, लेकिन यह है कि अगर कॉम्प्लिकेशन एक दफ़ा वो हो जाए, बेहतर हो जाए, तो आपकी लाइफ स्पेन बढ़ सकती है और आगे की चीज़ें बेहतर। डॉक्टर मसूद, पहले हम अल्कोहल की पाकिस्तान में बात नहीं करते थे। आजकल जो है वो हम देख रहे हैं कि डायबिटिक मरीज़ अल्कोहल जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके साथ बहुत जीआई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है? अल्कोहलिक पेशेंट्स में ये होता है, एक तो नॉर्मल जो इन्होंने लिमिट रखी होती है अल्कोहल की, जो बुक्स हमें बताते हैं, वो लेस देन 3 ड्रिंक्स इन अ डे फॉर अ मैन, इट्स अ सेफ रेंज। लेकिन इशू ये होता है कि अल्कोहल में 2 चीज़ें होती हैं, जितनी भी एडिक्शन वाली चीज़ें हैं, एक डिपेंडेंस होती है और एक उसके बाद टॉलरेंस होती है। आप जब ज़्यादा अरसे के लिए लेते हैं तो वही चीज़ आपको वो प्लेजर नहीं दे पाती जो आप शुरू में लेते हैं, तो अल्टीमेटली आप सेफ रेंज से निकल जाते हैं। इसके अलावा इस्लाम ने हमें मना किया है, हमारे दीन मज़हब ने, तो वो तो लेनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई लेता है तो वो कह रहा होता है कि हम सेफ रेंज में लेते हैं, सेफ रेंज में नहीं ले पाते, वो अल्कोहल की जो अबव रेंज है, जो डेंजरस रेंज है, वहाँ पे आ जाती है। अब होता क्या है अल्कोहल पीने से, एक तो आपके लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो सारे डीरेंज हो जाते हैं। अल्कोहल में जो कंटेंट्स होते हैं, इथेनॉल वगैरह, वो आपके स्टमक को अपसेट करते हैं, वो आपके इंटेस्टीन को अपसेट करते हैं, उसके साथ साथ आपके कोलोन को अपसेट कर देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो लीवर को ज़्यादा डैमेज करता है एज़ कम्पेयर टू स्टमक। इसमें सारे वही कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। फिर आपके लीवर सिरोटिक हो जाता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्कोहलिक पेशेंट्स में हेपेटोसेलुलर कैंसर ज़्यादा हो जाता है। हमारी यूथ को मैं ये मैसेज कहना चाहूँगा कि होता यह है कि पार्टी में दोस्तों के साथ वो ले लेते हैं, बियर ले लेते हैं, बियर के बाद वाइन पे आ जाते हैं, लिक्वर, फिर ये एक ना ख़त्म होने वाला चेन चल जाता है और उसके बाद लीवर भी डैमेज हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो लीवर सिरोटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटीज़ हैं, तो अब उसको एक कम से कम ये तो करना होगा कि वो एटलीस्ट शुगर कंट्रोल करे। अब आप मुझसे बेहतर बता सकेंगे, अल्कोहल आपके डायबिटीज़ जो शुगर की रेंज है उसको भी फ्लक्चुएट तो करेगा। बिल्कुल। और साथ ही दवाइयाँ जो होती हैं वो भी मसला कर रही होती हैं ना जीआई में, उस पर भी हम बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमने इंटेस्टीन पे बात करनी है, सो इंटेस्टीन के बारे में बताएं कि वहाँ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं शुगर की? इंटेस्टीन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं वो 2 चीज़ें हैं। एक फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहा जाता है, उसको भी आप ये समझ लें कि थोड़े से चेंज होके गैस्ट्रोपैरेसिस की तरह है। ठीक है। और दूसरा IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये 2 डिजीज़ बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में। सही। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये होता है कि आपको पेट में दर्द महसूस होता है,
जब आप स्टूल, डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट अलामात होती हैं, स्टूल पास करते हैं पेन सही हो जाता है, ऑन एंड ऑफ हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा पेन की कंप्लेंट्स होती हैं, वोमिटिंग्स होता है, एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह होती है। तो इसको अगर हम यानी एक लेमन लैंग्वेज में कहें तो ये आप ये समझे कि छोटी आंत या मैदे के आसाब, हम पश्तो में बोलते हैं दिमाग के आसाब, तो ये छोटी आंत के ही आसाब हैं। तो पेशेंट बड़े मिजरी में होते हैं इसमें। आल्दो इसकी प्रेवलेंस नॉर्मल पॉपुलेशन में होती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में इसकी प्रेवलेंस 25 to 40% होती है। अच्छा। इशू ये होता है कि फिर आपकी मोटिलिटी कम होती है, आपके स्टमक के सिक्रीशन जो होती हैं उसकी वो ज़्यादा हो जाती हैं, गट मूवमेंट्स कम होती हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो नर्व्स के इश्यूज़ हैं वो होते हैं। तो ये सारे मिला के जो आपका इंटेस्टीन या स्टमक का थ्रेशोल्ड होता है, पेन जो टॉलरेट करते हैं, वो कम हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। इसमें हम फिर वही बोलते हैं कि शुगर कंट्रोल करें और साथ साथ में आप ये क्या करें, हम एक एंज़ोलाइटिक्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं कि थोड़ा सा पेशेंट बेहतर हो सके, रिलैक्स हो सके। ठीक है। और ये कितने अरसे का ट्रीटमेंट होता है? ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। सही। कुछ पेशेंट में अगर विल पावर ज़्यादा हो तो वो 3 से 4 महीने में, 6 मंथ में। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, हरनाई में आते हैं, दे आर बीइंग ट्रीटेड फॉर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। उनकी एक ही कंप्लेन होती है, पेट पे हाथ रख के कि डॉक्टर साहब गैस सर पे चढ़ गई और हमें गैस हो रही है और कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये पेशेंट कहते हैं कि हमें अल्टर्ड बाउल हैबिट्स है, कभी कहते हैं कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है। तो इसके लिए हमारे पास एक आता है ब्रिस्टल स्टूल स्केल, उस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि स्टूल किस, हम तस्वीरें दिखा के बताते हैं। तो वो नॉर्मल मोशन होते हैं, इनको अपना ही स्टूल कभी लूज लगता है, कभी कॉन्स्टिपेटेड लगता है। क्या ये गैस दिमाग में जाती है? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। बहुत सारे हमारे पास जीआई में ऑलमोस्ट 70% यही डिस्पेप्सिया वाले पेशेंट आते हैं कि दिमाग पे गैस चढ़ गया। होता क्या है कि गट की मोटिलिटी कम होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट फूलना शुरू हो जाता है, और जब वो शुरू हो जाता है उनको एंजाइटी होती है। तो इट्स लाइक एन एंजाइटी। जैसे मैंने कहा कि आसाब होते हैं, ये आप ये समझ ले कि उसको स्टमक के आसाब हो जाते हैं, और ये पेशेंट लंबे अरसे चलता है। फिर जब हम एंज़ोलाइटिक्स दे देते हैं, बाज़ औक़ात अब कुछ स्टडीज़ आई हैं कि वो एंटीसाइकोटिक्स भी वेरी लो डोज में हम ऐड कर लेते हैं। तो उससे पेशेंट बड़ा कूल एंड कंफर्ट रहता है। लेकिन ये लंबे अरसे चलता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो ये लंबे अरसे चलने वाली चीज़ है। इसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। और जैसे आपने बताया कि लेब्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, हम टेस्ट बहुत कम करते हैं। अलबत्ता ये होता है कि हम बाज़ औक़ात हम इंडोस्कोपी के लिए चले जाते हैं। मिथ्स होते हैं कि डॉक्टर्स इंडोस्कोपी ज़्यादा करते हैं, लेकिन होता यह है कि मैंने अक्सर 60+ या डायबिटिक पेशेंट में जब भी इंडोस्कोपी की है तो 70 to 80% में या तो अल्सर्स आते हैं या खुदा न खास्ता मैलिग्नेंसीज आ जाती है। सो अब मैलिग्नेंसीज की बात कर लेते हैं कि कौन से कैंसर्स जो हैं डायबिटिक पेशेंट्स में आपने बहुत कॉमन देखे हैं जो कि जीआई रिलेटेड हैं? मैंने डायबिटिक पेशेंट्स में एज सच बिल्कुल जो डायबिटीज़ की वजह से हो, तो एज सच स्टडी तो हमने नहीं की कि ये कैंसर डायबिटिक पेशेंट्स की वजह से ही हुआ है। होता यह है कि जब अफगान पेशेंट्स, हमारे यहाँ अफगान ज़्यादा आते हैं, उन पेशेंट्स में प्रेवलेंस मैंने बहुत देखी है। अब उनके 2-3 इश्यूज़ होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में भी, नॉन डायबिटिक में भी। मैंने उनमें इसोफेजियल कैंसर जो हैं वो ज़्यादा देखे हैं एज कंपेरेटिव टू जो स्टमक कैंसर्स हैं वो। अब इसके इश्यूज 2-3 है, कुड भी, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ 3-4 चीज़ें करती हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़, मैदे के अल्सर्स, वो आगे जाके स्टमक कैंसर्स हो सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, आपका जो स्टमक सिक्रीशन है वो ऊपर आता है। जो इसोफेगस की जो लोअर थर्ड लाइनिंग है, उसको अल्लाह ने कोई स्पेशल लाइनिंग्स दी हैं, स्क्वेमस सेल्स कहते हैं। जब सिक्रीशंस ऊपर की तरफ आती हैं, जैसे आपके कोई अटैक होता है, आप खुद को छुपाते हैं या कवर करते हैं, तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। वहाँ पे सिलिएटेड सेल, लंबे सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये लंबे सेल्स, हम इसको बेरिट एसोफेगस कहते हैं, यानी स्टमक से कैंसर से एक स्टेज पहले की स्टेज, और उसके बाद फिर ये जाके इसोफेजियल कैंसर होता है। अच्छा, इसमें एक दूसरा फैक्टर भी होता है, अल्कोहल भी है, स्मोकिंग भी है,
तो पेशेंट जब आते हैं, और एक तीसरी चीज़ जो मज़े की बात, वो जो ग्रीन टी है, गरम चाय जो आप ज़्यादा पीते हैं, तो वो भी आपके एसोफेजियल कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो ये चारों तकरीबन चलते हैं। जो पेशेंट्स होते हैं, शुगर भी कंट्रोल नहीं होगी, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगा, गर्ड होता रहेगा, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, साथ में स्मोकिंग करेगा, और उसके बाद चाय वगैरह गरम, ये सारी चीज़ें। तो ये सब इसोफेजियल कैंसर मैंने बहुत ज़्यादा। सो ओसोफेजियल कैंसर्स बेसिकली स्टमक से ऊपर वाले पोर्शन की बात आप जी कर जी रहे हैं। जी 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 ग़िज़ा की नाली के कैंसर को अगर हम कहें तो उसको इसोफेजियल कैंसर कहते हैं। आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो ग़िज़ा की नाली जो है उसके हम 3 हिस्से मेडिकली करते हैं, अपर 2/3, लोअर 1/3। जो लोअर 1/3 है उसको कैंसर, उसमें जो स्टमक की सिक्रीशंस ऊपर जाती हैं वो, स्मोकिंग, और इसके अलावा जो कुछ फूड्स हैं स्पेशल जंक फूड्स वगैरह वो, और जो वो हो आपका मेडिकेशन, सर्टेन ओवर द काउंटर मेडिसिन अगर ज़्यादा ली जाए दर्द तो ये ख़त्म करने वाली पेन किलर, ये सारे ये आगे। जी जी। डॉक्टर मसूद, ये बताएं कि एंडोस्कोपी से हर कोई बहुत घबराता है। पहले एक बेरियम होता था, अगर क्या बेरियम करा के कुछ मालूमात हासिल की जा सकती है? बेरियम स्वॉलो या बेरियम मील हम पहले कराते थे। हम बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। बेरियम मील या बेरियम स्वालो हम अब भी कराते हैं। इशू ये होता है कि बेरियम मील जब आप करा लेते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर्ड है, यानी बेरियम मील, मैं अपने नाज़रीन के लिए बता दूं, इसमें ये होता है कि एक स्पेशल खुराक होती है बेरियम, वो पेशेंट इंजेस्ट कर लेता है, उसके बाद एक्सरे होता है, फिर उसकी मूवमेंट देखी जाती है कि बेरियम मील कहाँ तक पहुँची गई है। अब इसमें 2-3 हर्डल्स हैं बेरियम मील में। एक तो ये है कि आपने बेरियम मील करा लिया, जब तक आप ग्रॉसली नहीं देखोगे आपको पता तो नहीं चलेगा कि ये मैलिग्नेंसी है या बिनाइन या सादा ट्यूमर है। दूसरा, आपको उसकी विड्थ का पता नहीं चलेगा कि कितने एरिया को ऑक्यूपाई किया है। और तीसरा, अगर आप कीमो के लिए जाते हैं या रेडिएशन के लिए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेरियम मील तो कोई नहीं सजेस्ट करेगा, लेकिन जो डर है वो करवा सकते उसको हम बिल्कुल करवा देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ना करवाएं, ना कराएं। आप एंडोस्कोपी के लिए वो करवा लें, तो ये हम सजेस्ट करते हैं। और अगर ये हो कि ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, हम ईजीडी नहीं कर सके, हम बेरियम मील करा लेते हैं। उसमें ये पता चल जाता है कि लेंथ कितनी है, जो स्ट्रक्चर्ड है या जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ पे बंदिश है वो कितनी है, स्टमक में कोई मसला तो है कि नहीं है। लेकिन फिर भी गोल्ड स्टैंडर्ड इज अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। डॉक्टर मसूद तरीन, टाइप 1 डायबिटिक ऑटो इम्यून यूजुअली होता है, और ऑटो इम्यून बीमारियों का और बीमारियों के साथ ताल्लुक़ होता है, जैसे सीलिएक डिज़ीज़ है। तो हम सीलिएक डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये क्या बीमारी होती है और इसमें मरीज़ कैसे प्रेजेंट करता है टाइप 1 में। सीलिएक डिजीज़ बेसिकली एक्चुअली ये गंदम की एलर्जी इसको कहा जाता है। इसमें पेशेंट ग्लूटेन, यानी वो तमाम चीज़ें, ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो गंदम है। तो पेशेंट गंदम को या ग्लूटेन को टॉलरेट नहीं कर पाता। होता क्या है, हमारा जो हाजमे का निज़ाम है इसके 3 हिस्से हैं ऊपर वाले के, ग़िज़ा की नाली, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर 3 हिस्से हैं, जैसे आपको पता है, ड्यूडिनम, जूजिनम और इलियम। तो जो पहले 2 हिस्से हैं वहाँ पे बिल्कुल, अगर कॉमन लैंग्वेज में बताऊँ, जैसे तौलिया के ऊपर जो छोटे छोटे वो फाइबर्स बने होते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही इंटेस्टाइन में होते हैं। इनकी लेंथ और ये फोल्ड्स कम हो जाते हैं। अब इसके ऑटो इम्यून कॉजेज़ भी हैं, जेनेटिक्स कॉजेज़ भी हैं, डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये लॉस हो जाते हैं। जब ये लॉस हो जाते हैं तो बंदा ग्लूटेन वाली जो भी चीज़ लेगा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और पेशेंट आपके पास आएगा 3-4 कॉमन मैनिफेस्टेशन के साथ। बच्चा होगा, कहेगा कि डॉक्टर साहब इसका वेट नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, डायरिया हो रहा है, और चौथी चीज़ लो एचबी के साथ पेशेंट आते हैं, हीमोग्लोबिन ब्लड लेवल कम होता है। इसकी प्रेवलेंस टाइप 1 डायबिटीज़ में भी है, लेकिन आजकल ये देखा गया है कि 40-50 ईयर्स के लोग आ जाते हैं, उनको जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये पता चलता है कि दे आर हैविंग सीलिएक डिजीज, और 40 साल तक कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बहुत सारे ये दे आर नॉर्मल अप टू 30-35 ईयर, या शायद वेग से सिम्टम्स होंगे
उन्होंने उसको देखा नहीं होगा। हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं तो वो सीलिएक डिजीज़ निकल आता है। और एक और चीज़ जो सीलिएक डिजीज़ के साथ पैरेलल मैंने कोयटा में देखी, ऑलमोस्ट 5 केसेस मैंने देखे, इसी डायरिया के साथ आए थे। हमने सीलिएक का वर्कअप किया, साथ में HIV का करवाया, तो पता ये चला कि मौसूफ को सीलिएक डिजीज़ के बजाय HIV है। तो इन दोनों की जो प्रेजेंटेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं इनिशियल स्टेज में। क्रोनिक डायरिया के साथ आता है, तो आपको HIV को भी एक्सक्लूड करना है और सीलिएक डिजीज़ को भी एक्सक्लूड करना है। ठीक है। और ये आपने उस एज में देखी 40, 35, 50 इस एज में सीलिएक डिजीज़ पेशेंट्स हमने देखे, बच्चे हमने देखे। और इसमें ये होता है कि ये फैमिली में रन करता है। अगर आपके भाई को हो तो हो सकता है कि 2 से 3 भाइयों के बाद एक बहन में या भाई में हो। अगर फादर में हो तो किड्स में आ सकता है। तो ये बेसिकली जेनेटिक प्रेवलेंस इसकी ज़्यादा है। तो गंदम ख़त्म करें तो ठीक हो जाती बीमारी? अच्छा, इसमें कहा जाता है कि गंदम ख़त्म की जाए तो ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं। बीमारी तो ठीक नहीं होगी, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होंगे। मसलन इसकी जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो डिहाइड्रेशन। जब डायरिया ज़्यादा होगा आप मेल नोरिश्ड होंगे, आप डिहाइड्रेटेड होंगे। इसके अलावा एसोसिएशन है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, चूँकि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह, उसके साथ इसकी एसोसिएशन होती है। और एंड स्टेज पे जाके एक किस्म का कैंसर होता है जिसको ईटल कहा जाता है, एंटीरियोपैथिक एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा, एंड दिस स्टेज इज़ इरिवर्सिबल, और वो हो सकता है। तो बेहतर तो यही है कि आप पूरी डाइट प्लान हम उनको बताते हैं कि ग्लूटेन ना लें, गंदम ना लें, बेकरी आइटम्स। और आजकल तो डॉक्टर शायद तकरीबन हर चीज़ पे लेबल हुआ होता है और ऐप आती है, आप उसमें देख लें, आपको पता चल जाएगा कि दिस फूड इज़ हैविंग ग्लूटेन और नॉट। तो ग्लूटेन आपने नहीं लेना, मल्टी वाइटामिन आपने लेने हैं, डॉक्टर से फॉलोअप करवाते रहना है। आंतों के कैंसर की बात करते हैं कि बड़ी आंत का कैंसर जो है वो डायबिटिक मरीज़ों में कितना कॉमन है, आपने देखा है कोई? डायबिटिक पेशेंट्स एज सच हमने कोई स्टडी नहीं की और कैंसर्स हमने कम देखे हैं। कोलोनिक कैंसर्स होते हैं, इसमें फिर सिग्माइड जो छोटा पहला हिस्सा, आखिरी हिस्सा, दरमियाना हिस्सा, इसकी इंसिडेंस अलग अलग होती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के साथ एज सच मैंने कोई स्टडी नहीं की, या पेशेंट्स आए हैं इंसिडेंस फाइंडिंग हुई है, उसमें बाकी सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। उसमें जो रेक्टल कैंसर्स हैं उसके केसेस मैंने ज़्यादा देखे हैं, लेकिन वो अमूमन कॉन्स्टिपेशन के साथ होते हैं। या एक और चीज़ आती है जिसको स्टरकोरल अल्सर्स कहा जाता है, वो यंग पॉपुलेशन में मैंने ज़्यादा देखी हैं। हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कोई मैलिग्नेंसी, लेकिन वो स्टरकोरल अल्सर्स होते हैं। ये बेसिकली यंग जनरेशन में होते हैं जो वॉशरूम में मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो मोबाइल अल्सर्स भी कहा जाता है इसको। अच्छा। जी। सही। तो ये जो वॉशरूम में स्मोकिंग करते हैं या मोबाइल, क्योंकि जब आप वॉशरूम कोई भी वो हो, जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं वो डिलेड हो जाते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिपेटेड रहता है बंदा, 30-30 मिनट वॉशरूम में रहता है, तो उसके छोटे छोटे अल्सर्स बन जाते हैं, इसको स्टरकोरल अल्सर्स कहा जाता है। ठीक है। अब आखिर में नाजरीन के लिए कोई पैगाम जो देना चाहें आप? आप सब के लिए मेरा यही पैगाम है कि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, लेकिन खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक्सरसाइज करें, साफ़ सुथरा खाना खाएं। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है और दोबारा फिर नहीं मिलती, तो इसको एंजॉय करें, लेकिन अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। और एक्सरसाइज और जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनको अवॉइड करें। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स हो तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर उसको कंट्रोल करें और अपनी मेडिसिन, दवाइयाँ वगैरह टाइम पे लेता रहें। बाकी हमारी दुआएं कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। डॉक्टर मसूद तरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोयटा से यहाँ आने का और मेरे प्रोग्राम में आने का। माय प्लेजर सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, जैसे डॉक्टर मसूद तरीन ने बताया कि अपना बहुत ख्याल करें, वॉक, डाइट, एक्सरसाइज को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं तो अपना और ज़्यादा ख्याल रखें ताकि इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस बड़ी ख़तरनाक होती हैं, ये आपकी लाइफ को जो है बहुत मुख्तसर भी कर सकती हैं और प्रॉब्लम में भी ला सकती हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।